असल में एक डॉक्टर की है जिसकी जिंदगी बुरी तरह से पीटी पड़ी है। असल में इसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ में खुद का एक क्लिनिक ओपन कर लिया, लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई, जैसे कि कोरोना वायरस फैल गया। और कोरोना वायरस स्पेसिफिकली इसके हॉस्पिटल के अंदर फैला। जितने भी मरीज हॉस्पिटल के अंदर थे वो सारे निपट गए। और अब इसी वजह से कुछ पोस्ट पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि ये जो हॉस्पिटल है इसके अंदर कोरोना वायरस बहुत ज्यादा है। इन्होंने सेफ्टी का पूरी ध्यान नहीं रखा, वायरस पूरे हॉस्पिटल के अंदर फैल गया और सबके सब मारे गए। और यही बात लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। सब जगह पर उसके लिए काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा है, काफी सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, गाली दी जा रही है इस बंदे को, क्योंकि ये इसी का क्लिनिक था। सारी जिम्मेदारी इसी की बनती है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से इसको किसी तरह गुनाह वगैरह नहीं दिया है, मतलब इसको कोई सजा भी नहीं मिली। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो बस इसको बुरी तरह से कमेंट्स के अंदर पीटे जा रहे हैं, गाली दिए जा रहे हैं। और जब ये बंदा ये सब कुछ देखता है उसकी रेपुटेशन पूरी तरह डाउन हो चुकी है। एक डॉक्टर के लिए उसकी रेपुटेशन सब कुछ होती है। लोग किसी डॉक्टर के पास में तभी जाते हैं जब वो अच्छे से रेपुटेटेड हो। और ये बंदा समझ आता है इसकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है, अब दोबारा से उस रेपुटेशन को बिल्ड करने में इससे काफी लंबा टाइम लगेगा। अब इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। यही सोचते हुए ये एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा होता है। इसने शराब भी पी रखी है, तभी कुछ बुरा हो जाता है। इसके पांव लटका जाते हैं और ये सीधे उस ब्रिज से नीचे की तरफ गिर जाता है। ये नीचे गिरते हुए खुद को देख रहा होता है और ऑब्वियसली वो किसी भी तरह से खुद को बचा नहीं सकता है। वो पहले शराब के नशे में धुत है, वो खड़ा खड़ा नीचे की तरफ गिर गया। अब वो खुद को बचा पाएगा इसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उसको खुद को भी उम्मीद नहीं है। वो सीधे पानी की तरफ गिर जाता है, उसकी सांसें छूटने लगती है और कुछ ही टाइम के अंदर पानी गिरने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। और उसको इस तरह बुरा लग रहा होता है कि इतने बुरे टाइम पर उसकी मौत हो रही है, उसके बारे में किस किस तरह की बातें की जाने वाली है। ऑब्वियसली सब लोगों को ये कोई दुर्घटना नहीं लगेगी, वो कुछ खतरनाक ही समझेंगे कि इस बंदे ने स्टेप क्यों उठाया है। लेकिन हमें इससे क्या, हमें तो फर्क पड़ता है इसके रीइंकार्नेशन से। उसी की बातें मानना शुरू होने वाली है। इसको इसकी विंडो होना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर दिखाई दे रहा होता है रीइंकार्नेशन सक्सेसफुल, तुम्हें एचपी पॉइंट्स मिलना शुरू हो चुके हैं। इस दुनिया के अंदर तुम्हें एचपी पॉइंट मिलेंगे जिनका यूज करके तुम सर्वेंट्स को समन कर सकते हो। अब इस एचपी पॉइंट का मतलब क्या है और किस तरीके से मिलेंगे वो तो आगे पता चलने वाला है। फिलहाल तो मेन कैरेक्टर का भी इसमें ध्यान नहीं है कि ये चीज है क्या। उसको नीले नीले से कुछ दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद में सब कुछ एकदम धुंधला हो जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है, उसको वर्ल्ड दिखाई देना शुरू होता है। उसको अपने सामने की तरफ एक बंदा दिखाई देता है। पहले लगता है शायद से किसी तरह की मछली है, फिर ठीक से देखता है ये तो जिंदा इंसान है। फिर वो थोड़ा और इधर उधर देखता है, उसको लगता है शायद से वो किसी हॉस्पिटल के अंदर है। थोड़ा और ठीक से देखने पता चलता है नहीं, ये कोई हॉस्पिटल तो नहीं हो सकता। यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब किस्म का सामान है जो कि उसके टाइम से बिलोंग भी नहीं करता है। इस तरह की चीजें ये किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होती है। फिर तभी वो दोबारा से सर्वेंट की तरफ देखता है। सर्वेंट इस समय काफी ज्यादा खुश है इस बंदे को जिंदा देखकर। उससे कह रहा होता है प्रिंस आप ठीक है, आपकी जान बच गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसमें प्रिंस कहता है क्या कह रहे हो तुम हो कौन और तुम क्यों खुश हो रहे हो। और ये सुनकर उस सर्वेंट का दिमाग खराब हो जाता है कि वो काफी लंबे टाइम से इस प्रिंस का इलाज कर रहा था और अब जब प्रिंस को होश आया है तो बिल्कुल भी उसको पहचान नहीं पा रहा है। ये बात उसको काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है। फिर वो तुरंत ही खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। इसका नाम पीरो है और ये एक फिजिशियन है, इस प्रिंस का पर्सनल फिजिशियन। इसने काफी लंबे टाइम से प्रिंस का इलाज किया है और अब फाइनली जाकर उसका इलाज सक्सेसफुल रहा है। उसके मरीज को होश आ चुका है। ये सुनकर वो सोचने लगता है अच्छा तो ये बात है। लेकिन अभी भी उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो किस जगह पर है। उसको लग रहा था शायद से उसके अंदर कोई प्रैंक किया जा रहा है, ये सब कुछ कोई मूवी का सेट है और जहां पर उसके अंदर कुछ गड़बड़ की जाने वाली है। वो तुरंत ही उस पीरो से बोलता है क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आ सकते हो। जैसे ही प्रिंस ये बात बोलता है एक सेकंड के अंदर पीरो पानी को लेके आ चुका है। पता नहीं कहां से लेके आया, उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है वो सारी इस प्रिंस को, इस डॉक्टर को बहुत चौंका रही है। और ये जो गिलास के अंदर पानी आया है ये गिलास ही अपने आप में काफी अजीब सा होता है। इसके अंदर काफी सारे हीरे लगे हुए हैं। वो समझ जाता है कुछ बहुत ज्यादा महंगा गिलास है, एक प्रैंक करने के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। फिर जैसे वो प्रिंस अपना पानी पी रहा होता है इसी समय उसकी नजर पास में कांच की ओर पड़ती है जिसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। वो उसे देख के चौंक जाता है कि ये कौन है रिफ्लेक्शन के अंदर, ये मैं तो नहीं हो सकता। असल में यहाँ पर प्रिंस की शक्ल दिखाई दे रही है। डॉक्टर की शक्ल प्रिंस की शक्ल से बदल चुकी है। वो खुद को देखकर परेशान हो जाता है कि ये क्या है, लेकिन अगले सेकंड खुश जाता है। असल में वो इस शक्ल को पहले जानता है, उसने ये नोवेल पढ़ी थी और अब यहाँ से कुछ खासी जो ना शुरू होती है। जो वेब नोवेल इस बंदे ने पढ़ी थी उसका नाम था एम्पायर ऑफ रूइन ब्लेड। सुनने में कुछ खास नहीं है, एकदम नॉर्मल सा है, लेकिन खास है इस बंदे का खुद का नाम। इसका नाम है लचिल एंड्रियो मैग्नाटो। दिमाग की बत्ती जली, मिला कुछ रेफरेंस। मैग्नाटो सिटी, वो सिटी जहां पर क्वीन एरिका का राज हुआ करता था और लियोन फ्रंटियर की शादी हुई थी क्वीन एरिका से, तो मतलब कुछ कनेक्शन हो सकता है। इस डॉक्टर को भी धीरे धीरे बातें याद आने लगती है कि जिस रात को वो शराब पी के निकलने वाला था उससे ठीक पहले उसने एक नोवेल पढ़ी थी और शायद से वो इसी नोवेल के अंदर पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी उसके इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो तुरंत ही पास में जो सर्वेंट होता है उससे कहता है क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो। सर्वेंट बोलता है हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, बताइए क्या काम है। इस पे लचिल कहता है मेरे गाल पे एक रख के थप्पड़ मार दो। और ये सुनने के साथ पैरों को वापस दिमाग खराब हो जाता है। ये क्या बात हो रही है, अपने प्रिंस के थप्पड़ मार दो। वो तुरंत पीछे लगता है क्या कह रहे हो आप, मैं थप्पड़ नहीं मार सकता।
तभी लचिल खुद ही खुद के थप्पड़ मार लेता है और इतना रख के मारता है कि उसकी खुद की चीख निकल जाती है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में इस जगह पर है। इस समय सर्वेंट उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लचिल वो उस टाइम बहुत ज्यादा खुश होता है, इतना खुश है कि जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है कि मैं इस जगह पहुंच गया, वाह मेरी लाइफ बदल चुकी है। असल में बात ऐसी है, जब ये डॉक्टर अपने खुद के वर्ल्ड के अंदर था तब इसके ऊपर काफी सारा कर्जा था और उस कर्जे के कारण शायद से काफी सारे लोग इसके पीछे पड़ सकते थे। इसका क्लिनिक बंद हो चुका था तो ऑब्वियसली कर्जा होना ही था। एक क्लिनिक का बंद होने का मतलब है करोड़ों का कर्जा इसके ऊपर हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि ये दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, इसका रीइंकार्नेशन हुआ है और अब ये एक प्रिंस के फॉर्म में है, तो इसका मतलब हुआ इसको किसी भी तरह कर्जे को चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा पैसा खा चुका है और अब हर कर्जे से फ्री है। वैसे अभी ये खुश होने का टाइम नहीं है, इस बंदे की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है। सीरीज के अंदर मेन ट्विस्ट अब आने वाला है। तुरंत ही इस बंदे की बॉडी बुढ़ते से कांपना शुरू कर देती है। ये बुढ़ते थक चुका है, ये बेड के ऊपर गिर जाता है और सोचने लगता है अचानक से ये क्या हुआ, मेरी बॉडी से कांप क्यों रही है, मैं इतना ज्यादा थक क्यों चुका हूं। तभी एकदम उसको याद आता है असल में इस नोवेल के अंदर जो लचिल एंड्रयू है ये काफी लंबे टाइम जिंदा नहीं रहता। 22 साल की एज के अंदर इसकी मौत हो जाती है और इसका कारण होता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा बीमारियां हैं। ये बचपन से काफी ज्यादा बीमार रहा है, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी हो जाती है, दूसरी खत्म हुई तीसरी हो जाती है और इसी वजह से इसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। 22 साल की एज के अंदर ये मारा जाएगा। ये तुरंत ही पेरू से पूछता है मैं कितने साल का हो चुका हूँ। पेरू बताता है 21 साल के और इसी के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बंदा 21 साल का है और 22 साल का होते ही मारा जाएगा। मतलब जिंदगी केवल 1 साल की है। रीइंकार्नेशन होकर दूसरे वर्ल्ड के अंदर आया केवल 1 साल की जिंदगी के लिए। इस समय लचिल खुद भी काफी ज्यादा परेशान होता है और परेशानी काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है। वो कुछ ही टाइम के अंदर मरने वाला है और वो यहाँ पर एक प्रिंस है। प्रिंस होने के बावजूद भी यहाँ के लोग उसको बचा नहीं पा रहे, यानी इसका मतलब उन्होंने पूरा जोर लगाया होगा, इतना भी काफी नहीं है इस बंदे को बचाने के लिए। ये खुद को नहीं बचा सकता, यही बात उसको परेशान कर रही होती है। साथ में वो आगे सोचने लगता है अगर वो खुद के टाइम के अंदर होता तो जरूर से खुद को बचा सकता था, उसको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तभी उसकी नजर अपने कांच की ओर पड़ती है। वो असल में खुद का रिफ्लेक्शन देख रहा होता है। उसको कांच के अंदर एक डॉक्टर दिखाई देता है, मतलब वो खुद एक डॉक्टर है, उसको किसी और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो तुरंत ही पैरों से कौसे नीडल्स लाने के लिए कहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनका साइज कितना होगा, बस नीडल्स लेके आ जाओ। पेरू तुरंत ही काम पे लग जाता है और कुछ ही मिनटों के अंदर एक पोटली लेके आ जाता है जिसके अंदर काफी सारी नीडल्स है। जितनी देर में पेरू ये सारे काम करता है उतनी देर के अंदर लचिल ने अपने हार्ट बीट और बीपी नाप ली है। उसको पता चलता है कि सब कुछ बुढ़ते से हिला पड़ा है, उसे खुद को ठीक करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जब नीडल्स आती है वो उन सारे नीडल्स को एक बेड के ऊपर फैला देता है और फिर देखने लगता है एक नीडल एकदम परफेक्ट साइज की है। वो उसे गर्म करना शुरू करता है और देखकर पेरू कहता है आप क्या कर रहे हैं, इस नीडल से आप करने के हवाले हैं। तभी लचिल बताता है असल में वो उसको अपने खुद की बॉडी के अंदर घुसाने वाला है और पेरू परेशान हो जाता है कि क्या कह रहे हैं आप, नीडल को खुद की बॉडी में घुसाने वाला है, नहीं ऐसा करने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए लचिल को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके पांव पकड़ लिए हैं कि नहीं मैं वो खुद को चोट बचाने नहीं दूंगा, आप इस तरीके से खुद के साथ में कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, मैं वादा करता हूं आपको ठीक करूंगा, अपना पूरा जोर लगा दूंगा आपको ठीक करने के लिए। देखिए आपको होश आ चुका है, मुझे यकीन है आपका और इलाज किया जा सकता है, अभी आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। इस पर लचिल कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हार बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूं, बल्कि मेरे अंदर पूरा जोश आ चुका है, मुझे पूरा यकीन है मैं खुद को बचा सकता हूं, मेरा यकीन मानो, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूं, बस तुम मुझे भरोसा रखना है और देखना है मैं किस चीज को किस तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि बाद में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद में पेरू बात को मान जाता है, पीछे की तरफ खड़ा हो जाता है। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं इस बात को मानने की, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके प्रिंस ने इस बात को बोला है तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है और अब इसके बाद में मेन प्रोसेस शुरू होती है। असल में लचिल यहाँ पर एक्यूपंक्चर टेक्निक का यूज करने वाला है। उसके पास में किसी भी तरह के सिस्टम की पावर नहीं है, ना ही उसको इसके बारे में कुछ भी पता है। तो यही चीज जो कि वो कर सकता है, वो बिस्तर के ऊपर लेट जाता है, अपने हार्ट के पास में अपने चेस्ट के पास में जाकर उस नीडल को पॉइंट करता है और जरा सा स्ट्रेस करता है और इसी के साथ में उसके लंग्स काम करना शुरू हो जाते हैं। उसकी टेक्निक वर्क कर चुकी है। तुरंत ही सिस्टम विंडो शो होती है, इसमें लिखा हुआ है तुम्हारे लंग्स काम करना शुरू हो चुके हैं, इनको रिकवर कर लिया गया है। और अब इसके अंदर चलता है जो एचपी के बारे में बताया गया था कि तुम्हें एचपी पॉइंट्स मिलेंगे, वो असल में इस तरीके से मिलते हैं। लचिल की खुद की बॉडी पूरी तरह से खराब हो रखी है, उसकी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर किसी न किसी तरह की बीमारी है। तो लचिल जैसे जैसे करके और बीमारी को ठीक करता जाएगा उसको एचपी पॉइंट्स मिलते जाएंगे और उन एचपी पॉइंट्स की मदद से वो किसी को भी समन कर सकता है। अपने लंग्स को ठीक करने के कारण उसको 100 एचपी पॉइंट्स मिले हैं। इसके बाद में एक और मजेदार चीज होती है, जो कि लचिल ने पहली बार इन सिस्टम विंडो को देखा है। वो तुरंत उनको पकड़ने की कोशिश करता है जैसा कि हर कोई कर रहा होता है, लेकिन पेरू वो ये सब कुछ देख रहा है। उसको दिखाई दे रहा होता है कि लचिल किस तरीके से हवा में हाथ मार रहा है। उसको लगने लगता है कि शायद से वो टेक्निक जो कि उन्होंने यूज की थी वो उनके दिमाग पर असर कर रही है। वो तुरंत प्रे करना शुरू कर देता है, हे भगवान अगर इनके ऊपर किसी भूत का कब्जा हो चुका है तो वो सब कुछ हटा दो। असल में यहाँ पर सब कुछ भूतों के ऊपर आ चुका है। इन लोग को टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में कुछ खास नहीं पता,
तो हर चीज घूम फिर के भूतों के ऊपर आ जाती है। जब लचिल ये सब कुछ देखता है वो सोचने लगता है क्या बकवास हो रही है ये सब कुछ। इसके बाद में वो तुरंत अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाता है क्योंकि उसको सिस्टम विंडो से और भी काफी सारे एचपी पॉइंट्स चाहिए। वो तुरंत ही और भी काफी सारे एक्यूपंक्चर अपनी बॉडी के ऊपर करता है और इस तरीके से उसकी बॉडी भी ठीक होगी। वो अपने पूरे एक हाथ के ऊपर एकदम परफेक्ट स्पॉट्स के ऊपर एक्यूपंक्चर कर देता है और अब जाकर उसे काफी ज्यादा दर्द होता है क्योंकि जो चेस्ट के ऊपर किया गया था वो काफी शानदार था, लेकिन जो हाथों पे किया गया है एकदम परफेक्ट लोकेशन पे वो चीज काफी ज्यादा दर्द देती है। असल में लचिल अपनी खुद की दुनिया के अंदर एक एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट ही था और वही नॉलेज उसके इस समय काम आ रही है। सिस्टम्स को बताता है तुम्हारे पास में 600 एचपी पॉइंट्स हो चुके हैं और इससे तुम जितनी चाहे उतनी स्किल्स खरीद सकते हो। लचिल खुश जाता है जितनी चाहूं उतनी, बताओ मैं कितनी स्किल ले पाऊंगा। सिस्टम कहता है कैलकुलेट करने दो, केवल एक। और इसी के साथ उसका दिमाग खराब हो जाता है कि क्या बकवास है ये, एक ही सीख सकता था तो जितनी चाह उतनी क्यों होगा। तभी उसको पूरी लिस्ट होती है जिसके अंदर उसकी सारी स्किल्स लिखी हुई है। ये सारी डॉक्टर वाली स्किल्स है और पहली स्किल का नाम है दीप पल्स। वो पहली स्किल को ही सीख लेता है और 500 पॉइंट्स खर्च जाता है। ये स्किल असल में मैजिकल तरीके से वर्क करने वाली है। वो खुद की बॉडी के स्टेटस को देख सकता है। वो तुरंत उसको चेक करता है, उसको पूरी सिस्टम विंडो शो होने लगती है जिसके अंदर उसकी पूरी बॉडी का बायोडेटा है। असल में इस समय वो एफ रैंक पे पहुंच चुका है और उसके पास में केवल 91 दिन बचे हैं। 91 डेज के बाद में उसकी मौत हो जाएगी और ये बात उसको और भी ज्यादा परेशान कर देती है क्योंकि उसके पास में अब तक 1 साल था लेकिन अब केवल 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने बाद वो मारा जाएगा। वो तुरंत ही अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक को और ज्यादा तेज कर देता है। वो अपने पूरे हाथ के ऊपर उसको कर देता है और इसी के साथ में इसका इफेक्ट भी दिखता है। उसका 1 दिन बढ़ चुका है, उसके पास 92 डेज है और इसी के साथ में उसको उम्मीद दिखाई देती है कि शायद से वो खुद को बचा सकता है। इस तरीके से अगर वो एक्यूपंक्चर करता रहेगा तो हर दिन 1 दिन ऐड होता जाएगा और ये टेक्निक से वो कभी मरेगा नहीं। वो तुरंत दूसरी तरफ भी ये चीज करने लगता है लेकिन अब की बार इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तुरंत ही उल्टियां शुरू हो जाती है। सिस्टम बताता है कि तुम पहले एक्यूपंक्चर टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज कर चुके हो, अब आज के दिन तुम इसका और यूज नहीं कर सकते। लिचिल कहता है तो फिर ठीक है मैं कल यूज कर लूंगा। सिस्टम कहता है नहीं तुम कल भी नहीं कर सकते, अब सीधे ये 3 दिन बाद में यूज होगी। 3 दिन में केवल एक बार ही इस टेक्निक का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा सिस्टम ये भी बताता है कि एक्यूपंक्चर टेक्निक से तुम केवल कुछ टाइम के लिए खुद को हील कर पाओगे। उसका इफेक्ट केवल 1 दिन के लिए रहेगा। जिस दिन तुम इस टेक्निक का यूज करोगे केवल उसी दिन के लिए, उसके बाद तुम दोबारा से वैसे ही कमजोर हो जाओगे। तुम्हें उतना ही दर्द होगा जितना तुम्हें होना चाहिए था और इसी के साथ लिचिल की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है उसके पास में केवल आज का दिन है, अगले 2 दिन उसके बहुत बुरे जाने वाले हैं लेकिन उसका अगला दिन उसके से दोबारा से अच्छा होगा। मतलब 3 दिन में एक बार होगा कि वो अपनी जिंदगी जी पाएगा, बाकी टाइम पर केवल दर्द में रहने वाला है। और अब इस तरीके से कैलकुलेशन के हिसाब से लचिल के पास में केवल 3 महीने हैं, लेकिन अगर 3 महीने में हर 3 दिन गैप के बाद में वो एक्यूपंक्चर टेक्निक का यूज करता रहे तो उसके पास में 1 दिन प्लस होता जाएगा और इस तरीके से उसकी जिंदगी 4 महीने की हो जाएगी। अब सवाल यह है क्या ये 4 महीने काफी है उसको खुद की बॉडी का इलाज करने के लिए, क्योंकि भले वो एक शानदार डॉक्टर हो लेकिन उसके पास वो सारे उपकरण नहीं है जो कि उसके पास अपने खुद के क्लिनिक में हुआ करते थे। उसको बिना किसी भी उपकरण के केवल अपनी नॉलेज के दम पर यहाँ पर काम करना है। और सिर्फ दिक्कत की बात यह है वो किस जगह पर है, जहाँ पर किस तरह के लोग हैं, किस तरह की चीजें हैं, उसके सब बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे सारा काम एकदम जीरो शुरू करना पड़ेगा और वो भी केवल 4 महीने के अंदर। और इस सबसे दिक्कत की बात यह है ये असल में एक एक्शन मानवा है। लचिल एक प्रिंस है तो उसके ऊपर जाना खतरा तो बना ही रहने वाला है। एक डॉक्टर का इस जगह पर इतनी ब्रूटल जगह पर सर्वाइव करना जब वो खुद बीमार है, एक आसान शिकार है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जो हमारा डॉक्टर है वो प्रिंस बन चुका है, उसका अच्छा खासा प्रमोशन हो गया लेकिन उसको पता चलता है जिस बॉडी के अंदर अभी वो है वो बुरी तरह सड़ी पड़ी है। मतलब कुछ ही टाइम के अंदर उसकी मौत हो जाने वाली है, बहुत बुरी मौत, बीमारियों से सड़ के वो मरने वाला है। वो किस तरीके से खुद की बॉडी को हील करने की कोशिश करता है और उसको पता चलता है वो हर 3 दिन में एक बार अपनी बॉडी का 1 दिन और बढ़ा सकता है। मतलब उसके पास केवल 4 महीने बचे हुए हैं और उसके बाद में वो बुरी मौत मारा जाएगा। अब यहाँ से उसे खुद का इलाज करना है और ये प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि इस दुनिया के अंदर किसी भी तरह के मेडिकल उपकरण नहीं है और बिना मेडिकल उपकरण के एक डॉक्टर का जो कि फ्यूचर से बिलोंग करता है इस जगह पर खुद का इलाज कर पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो इस बारे में सोचने लगता है और तभी पेरू से कहता है मेरे को कुछ टॉनिक्स की जरूरत है। और यहाँ पे पेरू को पता ही नहीं है टॉनिक्स मतलब होता क्या है। टॉनिक्स मतलब मेडिसिन के एक अलग रूप होता है जो कि बॉडी को जल्दी इफेक्ट डालती है। इसके बाद उसको सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि टॉनिक्स के अंदर कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है जो कि यहाँ पर इस टाइम पर भी एग्जिस्ट करते होंगे। वो कुछ पॉइजन्स के बारे में बात करने लगता है। ये पुराने समय किंगडम है जहाँ पर अक्सर ही अपने किंगडम्स के अंदर कई तरह की पॉइजन्स को रखा जाता है ताकि अपने दुश्मनों के ऊपर उसे यूज किया जा सके। और एंड्रू क्योंकि एक प्रिंस है वो आसानी से उसको एक्सेस कर सकता है। वो पेरू सवाल करने लगता है कि हमारे पास वुल्फ फ्रूट है। पेरू तुरंत ही मान जाता है हाँ बिल्कुल हमारे पास वो है, लेकिन आपको वो क्यों चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है। इस पे एंड्रू बताता है खाने के लिए और इसी के साथ पेरू को दिमाग खराब हो जाता है। उसकी पंक्चर जिम की सक चुकी है कि क्या बकवास कर रहे हैं आप, वो बहुत पॉइजनस होती है। अगर आपने उसको खा लिया जरा सा जीभ पे टच भी कर दिया तो तुरंत ही आपकी मौत हो जाएगी। इस तरह से खुद को मारने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ सेकंड पहले अपने हाथ के अंदर आप कब से सुइयां छुपो रहे थे और आपको ये करना है, आपको जहर पी लेना है। ये तो कब तक खतरनाक हो सकता है, आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए पेरू लगातार रो रहा होता है अपने प्रिंस के सामने, लेकिन तभी एकदम से बाजी पलट जाती है। एंड्रू बोलना शुरू होता है और
तुरंत ही पेरू को बना लेता है। वो काफी ज्यादा हायर पोजीशन पर है और इसके अलावा उसको ये बताता है कि उसके पास में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से वो किसी भी चीज के अंदर से उसके जहर को पूरी तरह से बाहर निकाल सकता है और फिर उसके बाद में उस रूट को एक मेडिसिन की तरह यूज कर सकता है। और ये बात सुनकर पेरू और ज्यादा परेशान हो जाता है कि एक जहर को एक मेडिसिन की तरह यूज करेंगे, जहर जिसे जान जाती है और मेडिसिन जिसे जान बचती है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप किस चीज को इतनी बुरी तरह से कैसे बदल सकते हैं? लेकिन एंड्रू की जिद करने के बाद में पेरू को बात माननी पड़ती है और पेरू डिसाइड करता है किसी भी तरीके से अपने प्रिंस के लिए उस पॉइजन को लाके देगा, चाहे उसका कुछ भी नतीजा निकले। और अब इसके बाद में ये बात तो कंफर्म हो जाती है, पेरू यहाँ पर अपने प्रिंस के लिए बहुत ज्यादा वफादार है। वो अपने प्रिंस के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार है, क्योंकि इस तरह किंगडम्स के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जिसके पास में पॉइजन होता है मारा भी उसी ने है। यानी कि अगर प्रिंस की मौत हो जाती है तो पूरा इल्जाम पेरू के ऊपर जाएगा। और फिर भी वही काम करने के लिए तैयार हो चुका है। रात के समय वो स्टोर रूम की तरफ जाता है और वहां पर जाकर इस हर्ब को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। साथ में ये भी डिसाइड करता है कि जैसे ही वो टेक्नोलॉजी काम कर जाएगी, मतलब प्रिंस अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसा बना लेंगे जिसके अंदर पॉइजन नहीं होगा, तो वो खुद पहले उसको टेस्ट करने वाला है। और अब इसी के साथ मन में इस बंदे के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है। ये बंदा अपने प्रिंस के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार है, वो भी इतनी बुरी तरीके से, सीधे सीधे केवल एक एक्सपेरिमेंट के कारण खुद को मरवा रहा है। इसके बाद में हम इसको प्रिंस के रोशन देखते हैं। प्रिंस काम के अंदर लगा हुआ है, एक बड़े से बर्तन के अंदर उस रूट को डालकर कोई तो सूप बना रहा है और इससे पेरू लगातार अपने प्रिंस को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब कुछ मत कीजिए, इस सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार में खतरा अपने ऊपर मत लो। और ये काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है, पेरू के लिए ये सब कुछ करवाना एकदम नामुमकिन जैसा है। एक पॉइजन को एक मेडिसिन में कन्वर्ट किया जा रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है पेरू के हिसाब से। वो इसी वजह से अपने प्रिंस को मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी प्रिंस वो तो कुछ अजीब चीज सोच के बैठा होता है। एंड्रू सोचने लगता है इसके मजे लेता है। वो तभी उससे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें लगता है मेरी इससे मौत हो सकती है, तो फिर कैसा रहेगा, मेरे से पहले तुम उसे टेस्ट करो। और जैसे प्रिंस ये कहता है, पेरू तुरंत आगे कहता है, हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, जैसे पेरू की मन की बात कह दी गई हो। और ये देखकर प्रिंस परेशान हो जाता है, मतलब उसकी ऐसे आंखें से भर आती है कि ये क्या हुआ। प्रिंस तो यहाँ पे पेरू के मजे ले रहा था, उसको लगा था पेरू परेशान हो जाएगा, लेकिन चीजें एकदम उल्टी हो चुकी है। पेरू के जॉब को सुनकर प्रिंस परेशान हो चुका है, उसको एकदम से नोवेल याद आती है। असल में नोवेल के हिसाब से ये जो बंदा पेरू है ये कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर का असिस्टेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी एंड तक यहाँ पर प्रिंस का रुका हुआ है। असल में प्रिंस का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी भीड़ इसके ऊपर आई थी। सबने कोशिश कर ली प्रिंस का इलाज करने के लिए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। अब एक प्रिंस का इलाज करने में जितने फायदे होते हैं उससे कई ज्यादा नुकसान भी होते हैं, तो कोई भी एंड तक वहां पे रुकना नहीं चाहता, सबके सब हाथ खड़े करके वहां चले जाते हैं। लेकिन ये सेक्रेटरी ये एंड तक वहां पे रुकता है प्रिंस का इलाज करने के लिए। उसको उम्मीद होती है वो शायद से उसको बचा लेगा, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाता। प्रिंस की मौत हो जाती है और सबके सब इसके ऊपर इल्जाम डाल देते हैं कि इसने ठीक से इलाज नहीं किया और प्रिंस की मौत हो गई। और प्रिंस के साथ में इसको भी मार दिया जाता है। मतलब देख रहे हो क्या कमाल का बंदा है ये। इस बंदे को पहले से पता है कि इसके प्रिंस की मौत होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, कब से डॉक्टर इस जगह पर आ चुके हैं, सबके सबने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन फिर भी ये बंदा एंड तक उसके हाथ में रुका हुआ है, उसकी जान को बचाने की कोशिश कर रहा है। और एंड के अंदर जान को बचाना न पाने के कारण अपनी मौत तक को एक्सेप्ट कर लेता है। पेरू अपने साथ एक माइन को लेकर घूम रहा है जो कभी भी फट सकती है, और एक छोटी सी गलती साथ में ये भी मारा जाएगा। लेकिन फिर भी वो उस माइन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो कि दिखाता है क्या लेवल की वफादारी है इसकी। वैसे पता है इस सीरीज का सबसे ज्यादा कमाल का सीन जस्ट अभी आने वाला है। जैसे ही मेडिसिन बनकर रेडी हो जाती है उसको एक पहले में निकाला जाता है और ठंडा होने का वेट किया जा रहा है। पेरू के सवाल करता है, क्या मैं अब इसे पी सकता हूँ? एंड्रू कहता है, नहीं अभी नहीं, इसको ठंडा होने का वेट करो। और इससे पेरू सवाल करने लगता है, आपको इसके बारे में कैसे पता, मेडिसिन नॉलेज आपको कैसे? और इसी के साथ में एंड्रू के ऊपर अब शक होना शुरू हो चुका है, जो कि काफी ऑब्वियस बात है। एक प्रिंस को बिल्कुल भी इस तरह की मेडिसिन की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर यह खबर फैल जाती है कि ये प्रिंस असल में नकली है, तो पेरू जो कि अपने प्रिंस की तरफ वफादार है वो बिल्कुल भी एंड्रू की तरफ वफादार नहीं होगा और कब से दिक्कतें क्रिएट हो सकती है। वो तुरंत उसको एक कहानी सुना देता है कि रात को एक चुड़ैल उसके सपने में आई थी और उसने उसको ये सब कुछ बताया। वो इस टेक्निक को उसी की वजह से यूज कर रहा है। इससे पेरू मुंह बनाते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल मुझे पे भरोसा है। और मन ही मन सोच रहा होता है, नहीं बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये तो पक्का झूठ बोल रहा है। और फिर इसके बाद में तभी एकदम से कुछ होता है। एंड्रू उस प्याले को उठाता है और एक झटके में पूरा पी जाता है। पेरू चले कहता है, ये क्या किया आपने, मुझे पीना था ना पहले। इसमें एंड्रू कहता है, नहीं नहीं अब तो मैं पूरी पी चुका हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तभी एकदम से कुछ खतरनाक चीजें अब होना शुरू होती है, कुछ कमाल की चीजें। असल में आसान स्किल एक्टिवेट हो चुकी है और ये वही स्किल है जो कि जेवियर के पास में हुआ करती थी। वैसे जो लोग चैनल की ओर पहली बार आए उनको पता नहीं होगा जेवियर कौन है, तो मैं उनको बता देता हूँ। जेवियर एक काफी लेजेंडरी कैरेक्टर है, द ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर। इससे पहले हमने एक मानव एक्सप्लेन की थी, उसका वो मेन कैरेक्टर था। वैसे मेन कैरेक्टर था लियोन फ्रंटेरा, लेकिन पूरी सीरीज में एकदम क्लैश चलता रहता है कि इन दोनों में से मेन कैरेक्टर है कौन, जेवियर या फिर लियोन। सीरीज बहुत कमाल की थी, एक बार जरूर उसको ट्राई करना। मैंने इंजीनियरिंग सीरीज या फिर ऐसा कुछ नाम से उसको एक्सप्लेन की थी, काफी जबरदस्त मानवा है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। सिस्टम लेडी यहाँ पर एंड्रू को बता रही होती है कि तुम्हारे पास में आसान स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि जेवियर ने अपनी बॉडी के अंदर अवाकन की थी। उसने खुद से इस स्किल को इन्वेंट किया था और अब ये तुम्हारे पास में। इसके साथ सिस्टम लेडी दो तीन चीजें और रिवील करती है। असल में ये स्किल
केवल कुछ वंशजों को ही मिल सकती है, जेवियर, और जेवियर के बाद में उसके आगे के वंशज। तो ये मैग्नेटो सिटी से बिलोंग करता है, तो इसी वजह से पावर इसके पास में आई है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है, यहाँ पर एंड्रयू अकेला नहीं है, एंड्रयू के साथ में उसका एक बड़ा भाई भी है जो कि है क्राउन प्रिंस, और उसके पास में भी शायद से ये स्किल हो सकती है। सिस्टम रेडी इसके बारे में एंड्रयू को बता रही होती है कि शायद से वो भी अपनी जवानी के टाइम पर इस स्किल के कोर लेवल तक पहुंच चुका है। और अब इसके बाद में एंड्रयू का हाथ दिखाई देता है, उसके आसपास में एक मानस सर्कल घूम रहा होता है। असल में अरसान स्किल का मेन पार्ट यही है कि कितने मानस सर्कल उसके हाथ के आसपास में घूम रहे हैं। अभी एक सर्कल है, मतलब स्किल एकदम बेसिक स्टेज पर है, लेकिन हाई स्टेज पर पहुंचते पहुंचते इन सर्कल की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे की संख्या बढ़ेगी, हार्ट की ओर प्रेशर, बॉडी की ओर प्रेशर, और साथ में पावर, वो सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तभी एकदम से एक और खतरनाक चीज होती है, एंड्रयू की बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जब ये स्किल एक्टिवेट होती है, पहली बार एक्टिवेट होने पर अक्सर ही हार्ट के अंदर बहुत तेज दर्द होता है। सेम ऐसा जेवियर के साथ में हुआ था, और एंड्रयू के साथ में यह हालत और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो पहले काफी ज्यादा बीमार था और उसने जबरदस्ती स्किल को एक्टिवेट किया है। तो ये हार्ट का इंपैक्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो तुरंत जिन को बैठ जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। पैरो पास ही में वो घबरा जाता है कि जहर का नेगेटिव इफेक्ट हो चुका है, अब तो ये मौत होने वाली है। पैरो यहाँ पर अपनी खुद की जानकारी में नहीं सोच रहा, वो केवल प्रिंस के बारे में सोच रहा, तो संभालने की कोशिश करने लगता है कि किसी भी तरह उसकी जान को बचा ले। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू वो लगातार अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, अपनी दोनों लाइफ के बारे में, जिसके अंदर वो एक छोटा बच्चा था, उसकी बॉडी काफी ज्यादा परेशान थी, काफी दर्द में थी, और वो पूरे समय केवल एक बेड में बैठा रहता था, काफी ज्यादा परेशान हालत में। इसके अलावा उसकी ओरिजिनल लाइफ, जिसके अंदर वो एक डॉक्टर है, उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज आ चुका है, उसके अपने काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स फैलाए जा रहे हैं, वो इससे भी काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी उसे इसके अंदर शोधिस पे लिखा हुआ है, इन सारे नेगेटिव थॉट्स के कारण तुम्हारे हार्ट के ऊपर जो वो सर्किल है उसकी रफ्तार कम होने लगी है, उसका एरिया भी काफी ज्यादा कम होने लगा है, तुम्हारे हार्ट के ऊपर उसकी वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तुम्हारा हार्ट दबना शुरू हो चुका है। अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो तुम्हारे हार्ट के 2 टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। एंड्रयू समझ जाता है जो नई पावर उसको मिली है वही उसके लिए एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। वो सर्किल काफी छोटा है जो कि उसके हार्ट को एकदम दबाना शुरू कर चुका है, और अब इस तरीके से उसकी मौत हो जाने वाली है। उसको या तो अपने हार्ट को छोटा करना पड़ेगा या फिर उस सर्किल को बड़ा करना पड़ेगा। अब हार्ट को छोटा करना तो पॉसिबल नहीं है, तो सर्किल को बड़ा करना ये एक लौता ऑप्शन है। उसको कुछ पॉजिटिव चीजें सोचना शुरू करना चाहिए, और फिर वो वैसा करता भी है। कुछ पॉजिटिव चीजें अपने फ्यूचर में सोचना शुरू कर देता है कि अभी इस समय वो एक प्रिंस की बॉडी के अंदर है, काफी कुछ कर सकता है। अपने घर के बारे में सोचने लगता है, अपने ओरिजिनल घर के बारे में जो कि उसने डॉक्टर बनने का तो खरीदा था, अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है, और इसी के साथ में उस सर्किल की रफ्तार थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो चुकी है। एंड्रयू अपने माइंड के अंदर अपने आप को अपने हार्ट के वजह से इमेजिन कर रहा होता है उस सर्किल के ऊपर। वो खुद से उस सर्किल को पकड़ के आगे तक खींचना शुरू कर देता है, तेज रफ्तार से उसके भागना शुरू कर देता है, ताकि उसकी रफ्तार और भी तेज हो जाए। और कई घंटों तक ये सब कुछ करने के बाद में आखिरकार उसे कामयाबी मिल जाती है। असल में यहाँ पर हार्ट के अंदर तो काफी ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बाहर की तरफ केवल कुछ सेकंड बीते होते हैं, और उसके बाद में उसका हार्ट पूरी तरह ठीक हो जाता है। एंड्रयू की चीखें फाइनली शांत होती है, उसको दर्द होना बंद हो चुका है, उसका हार्ट एकदम नॉर्मल स्टेट में आ चुका है। और अब इसके बाद फाइनली जाकर पैरो की जान में जान आती है। वो एंड्रयू सवाल करने लगता है कि आपको इस तरीके से बिल्कुल पॉइजन खाना नहीं चाहिए था, आपको पहले से मुझे देना चाहिए, उसके बाद में खुद टेस्ट करना चाहिए। इसी समय एंड्रयू को उसकी विंडोज होती है जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है कि तुम्हारा हार्ट वर्क करना शुरू हो चुका है, तुम्हारे पास में एक माना सर्किल है जो कि एक स्लॉट के अंदर फिट हो चुका है। इसके बाद में एंड्रयू को पता चलता है असल में उसके पास में उसकी बॉडी के अंदर एक इन्वेंटरी स्लॉट है, और अब उस एक स्लॉट के अंदर एक मानव सर्किल आ चुका है, और इस तरीके से उन सारे स्लॉट्स को भर सकता है, जिसके अंदर एक एक कमाल की चीज आती जाएगी, जिससे उसकी पावर लगातार बढ़ती जाने वाली है। और अब इसके बाद में एंड्रयू को एकदम चिल हो रही होती है कि उसको किस तरह की पावर मिली है। वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है, पैरों को वहां पे काम पे लगा देता है, वहां की सफाई काम पर, और खुद चल जाता है रूम के अंदर थोड़ा आराम करने के लिए। लेकिन वो बिल्कुल भी आराम नहीं करने वाला, वो वहां पर जाते ही इस पावर को टेस्ट करने वाला है कि क्या लेजेंडरी पावर, क्या लेजेंडरी पावर उसको मिल चुकी है। इसके बाद वो ध्यान लाने बैठ जाता है, अपनी खुद की बॉडी को चेक करने लगता है, हर एक बदलाव को चेक करने लगता है। उसके बाद चलता है जो वो एक स्लॉट उसकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हुआ है, असल में वो एक स्लॉट एक खाली जगह की तरह है, जिसके अंदर 10 लीटर तक स्पेस आ सकता है। उसके अंदर उसे कुछ भी डालना पड़ेगा, लेकिन उसे खा के उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो तुरंत ही खाली चीज ढूंढने लगता है, पास ही पानी है, तो उससे पहला ऑप्शन पानी ही मिलता है। इसके बाद वो उसे पी जाता है, और तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर वो सारा पानी जग के स्टोर हो चुका है। सबसे कमाल की बात ये होती है, वो 1 लीटर पानी जैसे वो अपनी बॉडी के अंदर डाला, उसको बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि उसने इतना सारा पानी पिया है। वो सारा पानी एक कंटेनर के अंदर है जो किसी बॉडी पर अभी तक इफेक्ट नहीं डाल रहा। इसके अंदर वो और पानी को मंगाता है और सारे को पी जाता है। 10 लीटर पानी अभी उसकी बॉडी के अंदर है। सिस्टम विंडो शो हो रही होती है कि पूरा स्पेस भर चुका है, और अब इसके बाद में कुछ चीज समझ में आती है। असल में उसकी बॉडी एक ऊंट की तरह हो चुकी है, रेगिस्तान की ऊंट की तरह, जिसने एक बार में जितना पानी पी लिया, अब वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी कंज्यूम करती रहेगी। जैसे उसको थोड़ी सी प्यास लगती है, पानी हल्का सा कम हो जाता है। अब 9.9 लीटर पानी उसकी बॉडी के अंदर है। ये कुछ खास स्किल नहीं है, लेकिन शायद से इसके मध्य कुछ खतरनाक किया जा सकता है। और इसके अलावा अरसान स्किल तो है ही, वो तो काफी खतरनाक है। जेवियर की स्किल है, तो नेक्स्ट लेवल कुछ कमाल का उससे होने वाला है। फिलहाल के लिए इसे जरूर खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।